दोस्तों, मोटरसाइकिल तो आप सभी लोग चलाते होंगे। जिनको चलाने आता है वो सभी। पर क्या आप जानते हैं कि मोटरसाइकिल चलता कैसे है और जो उसका मेन वर्किंग पार्ट होता है यानी कि इंजन, वो कैसे काम करता है? तो आगे देखते रहिए इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोटरसाइकिल इंजन कैसे काम करता है और उससे जुड़े हुए कुछ टर्म्स जैसे कि सीसी और आरपीएम का क्या मतलब होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट टू, अ चैनल वेयर यू विल गेट एवरीथिंग। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम मोटरसाइकिल के वर्किंग को दो टाइप्स में बांटते हैं। पहला मैकेनिकल यानी कि व्हील्स का घूमना, जो कि इंजन के स्टार्ट होने के बाद शुरू होता है। और दूसरा इलेक्ट्रिकल यानी कि वो सारे फंक्शंस जो इंजन स्टार्ट होने से पहले भी यूज होते हैं, जैसे बल्ब, हॉर्न, सेल्फ स्टार्ट। अगर हम मैकेनिकल की बात करते हैं तो ये तो आप सभी जानते हैं कि मोटरसाइकिल के पीछे वाले व्हील से एक चैन जुड़ा होता है और वही चैन इंजन से भी जुड़ा होता है। तो जब इंजन चैन को घुमाता है तो चैन के साथ बाइक का व्हील भी घूमता है और बाइक चलने लगता है। तो मैकेनिकल वाले साइड में बस हमें ये जानना है कि इंजन चैन को क्यों और कैसे घुमाता है। अब इंजन को अच्छे तरीके से समझने के लिए इसे 3 स्टेजेस में समझना होगा। पहला स्टेज, इंजन के स्टार्ट होने से पहले क्या होता है कि इंजन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा स्टेज, इंजन के स्टार्ट होने के बाद वो कैसे चलता रहता है। और तीसरा स्टेज है कि इंजन के कारण बाइक का व्हील कैसे घूमता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूसरे स्टेज के बारे में, क्योंकि तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इंजन के अंदर एक सिलेंड्रिकल शेप का खाली जगह होता है, जिसे कंबस्शन चेंबर कहा जाता है। और उस कंबस्शन चेंबर के अंदर एक पिस्टन होता है, जो कि ऊपर नीचे मूव करता है। अब पिस्टन अपने आप तो मूव करेगा नहीं, तो इसी काम के लिए फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। कंबस्शन चैम्बर के ऊपर दो वाल्व्स लगे होते हैं। कम से कम दो तो लगे ही होते हैं, पर ये नंबर ज़्यादा भी हो सकता है। एक इनलेट वाल्व और दूसरा आउटलेट या एग्जॉस्ट वाल्व। इनलेट वाल्व से फ्यूल और एयर का मिक्सचर कंबस्शन चैम्बर के अंदर आता है और आउटलेट वाल्व से स्मोक बाहर जाता है। इन दोनों के साथ ही कंबस्शन चैम्बर के ऊपर एक स्पार्क प्लग होता है, जो कि स्पार्क करता है, जिसके कारण ये मिक्सचर इतना गर्म हो जाता है कि वो जल जाए। अब कंबस्शन चैम्बर के अंदर इनलेट वाल्व से फ्यूल और एयर का मिक्सचर आता है। स्पार्क प्लग से स्पार्क होता है, जिससे कि फ्यूल में आग लग जाती है और एक्सप्लोजन होता है, जो कि पिस्टन को नीचे धकेलता है। और इस प्रोसेस में जो भी स्मोक प्रोड्यूस होता है वो एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल जाता है। और इसी टाइप के इंजन को इंटरनल कंबस्शन इंजन कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, ये तो आप इसके प्रोसेस से समझ ही गए होंगे। तो अब तक आप ऊपर ऊपर से समझ चुके हैं कि इंजन कैसे काम करता है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए पिस्टन कंबस्शन चेंबर में एकदम ऊपर सटा हुआ है, तो सबसे पहले पिस्टन नीचे आएगा। इसी दौरान इनलेट वाल्व ओपन होगा और फ्यूल और एयर के मिक्सचर को अंदर भेजेगा। फिर पिस्टन ऊपर जाएगा और उस मिक्सचर को कंप्रेस करके गर्म कर देगा। जब पिस्टन ऊपर पहुंच जाएगा तो स्पार्क प्लग स्पार्क करेगा, जिससे कि एक्सप्लोजन होगा जो पिस्टन को नीचे धकेल देगा। फिर पिस्टन ऊपर आएगा और इसी दौरान एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा और सारा स्मोक बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर एक कंप्लीट साइकिल में पिस्टन 4 बार ऊपर नीचे हुआ है, इसलिए इस टाइप के इंजन को 4 स्ट्रोक इंजन कहा जाता है। पर अगर एक कंप्लीट साइकिल में पिस्टन सिर्फ 2 बार ऊपर नीचे हो तो उसे 2 स्ट्रोक इंजन बोलेंगे। अब पिस्टन कंबस्शन चेंबर में जहाँ सबसे ऊपर तक जा सकता है, उस पोजीशन को हम टॉप डेड सेंटर कहते हैं और वैसे ही नीचे वाले पोजीशन को बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। तो जब भी पिस्टन ऊपर जाएगा तो वो टॉप डेड सेंटर तक जाएगा और नीचे बॉटम डेड सेंटर तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि पिस्टन बीच में से ही वापस आ जाए।
और इसी टॉप और बॉटम डेड सेंटर के बीच के खाली जगह को क्यूबिक कैपेसिटी या सीसी कहा जाता है और इसके वॉल्यूम को क्यूबिक सेंटीमीटर्स में लिखा जाता है। तो आपका बाइक कितने सीसी का है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इंजन का कंबस्चन कितने वॉल्यूम में हो रहा है। अगर आपके बाइक में एक पिस्टन और एक कंबस्चन चेंबर है, तो आपका बाइक वन सिलेंडर इंजन वाला है। लेकिन अगर आपके बाइक में एक से ज़्यादा सिलेंडर है, तो दोनों ही कंबस्चन चेंबर के कंबाइंड वॉल्यूम को एक साथ लिखा जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपके बाइक में दो कंबस्चन चेंबर है और दोनों ही 100 सीसी के हैं, तो आपके बाइक का टोटल क्यूबिक कैपेसिटी 200 सीसी का होगा। अब 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स का मतलब 1 लीटर भी होता है। तो किसी किसी बाइक में 1.4 लीटर इंजन लिखा होता है, जिसका सिंपली मतलब है अप्रॉक्स 1400 सीसी। पर लीटर का इस्तेमाल ज़्यादातर कार इंजन्स में होता है, न कि बाइक इंजन्स में। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 4 स्ट्रोक इंजन में पावर सिर्फ थर्ड स्ट्रोक में ही डिलीवर होता है, यानी कि फ्यूल सिर्फ थर्ड स्ट्रोक को ही पावर देता है। बाकी के तीनों स्ट्रोक उसी पावर से कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है इंजन के वर्किंग का तीसरा स्टेज। तो पिस्टन से एक कनेक्टिंग रॉड जुड़ा होता है और इस कनेक्टिंग रॉड का नीचे वाला हिस्सा क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है। अब पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट इस तरह से जुड़े होते हैं कि जब पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है तो क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है और इसी रोटेशन को आरपीएम कहा जाता है, यानी रोटेशन या रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब क्रैंकशाफ्ट का काम होता है कि वो इंजन का पावर पूरे बाइक के घूमने वाले इक्विपमेंट्स तक पहुंचाए, यानी कि बाइक में जो भी पार्ट रोटेट करता है वो सभी क्रैंकशाफ्ट से ही जुड़ा होता है। ये जो आप एक पार्ट क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा हुआ देख रहे हैं वो काउंटर बैलेंस है, जो कि वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है और क्रैंकशाफ्ट को ज़्यादा आरपीएम तक पहुंचने में हेल्प करता है। क्रैंकशाफ्ट से एक फ्लाईव्हील जुड़ा होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर करता है जब बाहर एनर्जी ज़्यादा होती है और फिर उस एनर्जी को रिलीज़ कर देता है जब बाहर की एनर्जी खत्म या कम हो जाती है। तो जब पिस्टन के थर्ड स्ट्रोक में फ्यूल के कंबस्चन से पावर डिलीवर होता है, तो फ्लाईव्हील उस एनर्जी को स्टोर कर लेता है और बाकी के स्ट्रोक्स में एनर्जी रिलीज़ करता है, जिससे कि सिर्फ एक ही स्ट्रोक में पावर जनरेट होने के बावजूद चारों स्ट्रोक्स कंप्लीट होते हैं। पर फ्लाईव्हील थर्ड स्ट्रोक में रिलीज हुए सारे एनर्जी को स्टोर नहीं करता है। कुछ एनर्जी व्हील्स और दूसरे पार्ट को घुमाने में भी यूज होते हैं। अब क्रैंकशाफ्ट से एक चैन जुड़ा होता है जिसे टाइमिंग चैन कहा जाता है, जो कि सिलेंडर हेड के ऊपर लगे कैम शाफ्ट से जुड़ा होता है। तो जब क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है तो उसके साथ कैम शाफ्ट भी रोटेट करता है और यही कैम शाफ्ट कंट्रोल करता है कि इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व को कब ओपन और क्लोज होना है। इसके साथ ही क्रैंकशाफ्ट से ऑयल पंप भी जुड़ा होता है, जो कि इंजन ऑयल को हर रोटेटिंग पार्ट तक पंप करता है, जिससे पूरा इंजन लुब्रिकेट हो जाता है और स्मूथली काम करता है। तो अगर आप अपने बाइक में इंजन ऑयल नहीं डालते हैं या टाइम पर रिप्लेस नहीं करते हैं, तो फ्रिक्शन के कारण बाइक का इंजन खराब हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या इंजन ऑयल कंबस्चन चेंबर के अंदर भी जाता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिस्टन में पिस्टन रिंग लगा होता है, जो कि ऑयल को हमेशा पिस्टन के नीचे ही रखता है, जिससे ऑयल पिस्टन और सिलेंडर वाल्व के चारों तरफ तो लग जाता है, पर उसके ऊपर नहीं जा पाता है। इसके साथ ही पिस्टन रिंग फ्यूल के कंबस्चन में रिलीज होने वाले गैस को फैलने से रोकता है और पिस्टन से ट्रांसफ़र होने वाले हीट को भी कम करता है। अब इंजन ऑयल इंजन को लुब्रिकेट तो करता ही है और साथ ही इंजन की हीट को भी कम करता है, वही हीट जो फ्यूल के जलने के समय रिलीज होता है। अब क्रैंकशाफ्ट से क्लच जुड़ा होता है। क्लच का काम होता है कि क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन को ट्रांसमिशन यानी गियर्स तक पहुंचाना। मान लीजिए कि क्रैंकशाफ्ट से डायरेक्ट बाइक का व्हील जुड़ा हुआ है,
तो जब भी इंजन स्टार्ट होगा, क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगा, तो व्हील भी रोटेट करेगा। अब इसका नुकसान क्या होगा कि अगर आपको बाइक रोकनी है, तो इंजन बंद करना होगा और जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करेंगे, बाइक चलनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद एक दिक्कत ये होगी कि इंजन एक फिक्स्ड स्पीड तक ही स्लो हो सकता है, यानी कि इंजन एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा स्लो रेट से नहीं चलेगा, तो आपकी बाइक भी स्टार्टिंग से ही उतनी ही स्पीड से चलेगी। तो इसीलिए क्लच और ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लच क्रैंकशाफ्ट और ट्रांसमिशन के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। जब ब्रिज क्लोज होती है तो गाड़ियाँ उस पर से जा सकती है, पर जब ब्रिज ओपन होती है तो गाड़ियाँ उसे क्रॉस नहीं कर सकती। क्लच भी ठीक इसी तरह काम करता है। तो जब क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है तो क्लच बास्केट भी रोटेट करता है। अब क्लच बास्केट के अंदर एक इनर हब होता है जो इनपुट शाफ्ट से जुड़ा होता है। पर क्लच बास्केट और इनर हब एक दूसरे से नहीं जुड़े होते हैं, यानी कि जब क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगा तो उसके साथ क्लच बास्केट भी रोटेट करेगा, पर इनर हब रोटेट नहीं करेगा। लेकिन इनपुट शाफ्ट को घूमने के लिए इनर हब को भी रोटेट करना होगा, तो इसके लिए क्लच प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली क्लच प्लेट्स दो तरीके के होते हैं, स्टील प्लेट और फ्रिक्शन प्लेट्स। अब फ्रिक्शन प्लेट में बाहर की तरफ तीत होता है और स्टील प्लेट में अंदर की तरफ तीत होता है। तो मान लीजिए दोनों प्लेट्स एक साथ एक के बाद एक लगे हुए हैं। अब अगर क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है तो क्लच बास्केट भी रोटेट करेगा और फ्रिक्शन प्लेट भी रोटेट करेगा, क्योंकि वो क्लच बास्केट के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इनर हब रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि स्टील प्लेट इनर हब से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका कांटेक्ट दूसरे किसी चीज़ से नहीं है। अब अगर हम किसी तरह फ्रिक्शन प्लेट और स्टील प्लेट को जोर से एक साथ दबा दें, तो दोनों प्लेट्स एक साथ रोटेट करने लगेंगे और फाइनली इनर हब के साथ इनपुट शाफ्ट भी रोटेट करने लगेगा। बस यही काम होता है क्लच असेंबली में, जहाँ पर क्लच बास्केट और इनर हब के बीच में बहुत सारे फ्रिक्शन प्लेट्स और स्टील प्लेट्स होते हैं और सबसे ऊपर एक प्लेट होता है जो कि स्प्रिंग्स के सहारे बाकी के क्लच प्लेट्स को एक साथ दबा कर रखता है, ताकि उनके बीच का फ्रिक्शन बना रहे। लेकिन जब भी आप क्लच लीवर खींचते हैं तो वो स्प्रिंग एक्सपैंड होता है और क्लच प्लेट्स के बीच का फ्रिक्शन ख़त्म हो जाता है और क्रैंकशाफ्ट का पावर इनपुट शाफ्ट तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण इंजन तो चलता रहता है लेकिन व्हील्स रुक जाते हैं। क्लच प्लेट्स का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि कभी-कभी क्रैंकशाफ्ट अलग स्पीड पर रोटेट करता है और इनपुट शाफ्ट अलग स्पीड पर रोटेट करता है। पर जब क्लच प्लेट्स पर प्रेशर अप्लाई होता है तो दोनों ही शाफ्ट सेम स्पीड पर आ जाते हैं। ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब चलती बाइक में आप क्लच लीवर को खींचते हैं। उस टाइम क्रैंकशाफ्ट और व्हील्स दोनों अलग-अलग टाइमिंग से रोटेट करने लगते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रांसमिशन का चैप्टर, जो कि फाइनल चैप्टर होगा। इसके बाद आपके बाइक का व्हील घूमने लगेगा। इससे पहले आपको जानना होगा कि गियर्स क्या होता है। तो इस शेप के ऑब्जेक्ट को गियर कहा जाता है, जो कि रोटेशनल एनर्जी को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुंचाने का काम करता है। सपोज दो गियर्स हैं और दोनों को एक साथ लगाया जाता है। एक में 20 टीथ है और दूसरे में 10 टीथ है। तो अगर बड़ा वाला गियर एक बार रोटेट करता है, इसका मतलब छोटा गियर दो बार रोटेट करेगा। और यही काम ट्रांसमिशन में होता है। ट्रांसमिशन जनरली उस पूरे मैकेनिज्म को कहा जाता है जिसमें बहुत सारे गियर्स होते हैं। ट्रांसमिशन में दो शाफ्ट होते हैं, इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट क्लच के इनर हब से जुड़ा होता है, जो कि क्लच असेंबली के सहारे रोटेट करता है। अब इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट पर गियर्स लगे होते हैं। तो जब इनपुट शाफ्ट रोटेट करता है तो उस पर लगे गियर्स के सहारे आउटपुट शाफ्ट पर लगा गियर भी रोटेट करने लगता है और फाइनली आउटपुट शाफ्ट भी रोटेट करने लगता है। एक्चुअली गियर चेंजिंग मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इस पर एक अलग से वीडियो बनाना होगा। पर बेसिकली जब आप अलग अलग स्पीड पर गियर चेंज करते हैं तो आप इनपुट और आउटपुट शाफ्ट के सहारे गियर साइज चेंज कर रहे होते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो व्हील और इंजन
एक ही स्पीड पर रोटेट करेंगे। बेसिकली क्लच क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन को अपने तक रोक सकता है, यानी कि अगर आप जब न चाहें तो वो क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन क्लच के आगे नहीं जाएगा, पर ट्रांसमिशन उस रोटेशनल स्पीड को कम करने का काम करता है ताकि व्हील्स और क्रैंकशाफ्ट अलग-अलग स्पीड पर रोटेट कर सकें। अब एक क्वेश्चन निकल के आता है कि न्यूट्रल गियर में ऐसा क्या होता है कि उस टाइम आप क्लच लीवर पुल नहीं कर रहे होते हैं, फिर भी व्हील्स रोटेट नहीं करता है। नॉर्मली जब आप क्लच लीवर पुल करते हैं तभी क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन क्लच के आगे नहीं जा पाता है। पर जब आपकी बाइक न्यूट्रल गियर में होती है तो उस टाइम पर इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट में लगे गियर्स का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का होता है कि आउटपुट शाफ्ट पर लगा गियर तो रोटेट करता है, पर वो आउटपुट शाफ्ट को रोटेट नहीं करवा पाता है, लेकिन उस टाइम पर भी इनपुट शाफ्ट रोटेट कर रहा होता है। इनपुट शाफ्ट सिर्फ दो ही कंडीशन में रोटेट करना बंद करेगा, एक जब इंजन ऑफ होगा और दूसरा जब क्लच लीवर को पुल किया जाएगा। बस अब आउटपुट शाफ्ट पर एक स्प्रॉकेट बाहर की तरफ लगा होता है जिस पर चैन चढ़ा होता है, और एक स्प्रॉकेट व्हील में लगा होता है जिस पर वही चैन चढ़ा होता है जो आउटपुट शाफ्ट वाले स्प्रॉकेट पर चढ़ा होता है। जब फाइनली आउटपुट शाफ्ट रोटेट करता है तो चैन के सहारे व्हील भी रोटेट करने लगता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्प्रॉकेट और गियर एक ही जैसा देखने में लगता है, पर जो दोनों में सबसे मेन डिफरेंस है वो है कि कभी भी दो स्प्रॉकेट एक साथ नहीं रोटेट कर सकते हैं। मीन्स कभी भी दो स्प्रॉकेट एक साथ जुड़ नहीं सकते हैं, पर हमेशा दो गियर्स एक साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर इंजन के काम करने का तीसरा स्टेज खत्म होता है, पर वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। अब यहाँ से शुरू होता है इंजन के काम करने का पहला स्टेज, यानी कि इंजन शुरू कैसे होता है।